धुंध से भरी एक ठंडी रात थी। गांव बरगदपुर का नाम सुनते ही लोग डर से सहर उठते थे। पुराने समय से इस गांव पर काले साए का खौफ था। कहते थे कि बरगदपुर की सीमा पर खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई दिख जाए तो वह कभी सुबह तक जीवित वापस नहीं लौटता। बरगदपुर गांव छोटा था। चारों ओर खेत, बीच में तालाब और किनारे पर टूटा हुआ एक प्राचीन हवेली। उस हवेली को गांव वाले सूनी कोठी कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब परछाइयां और सिसकियां सुनाई देती। गांव के लोग दिन ढलने से पहले घर लौट आते। गांव में बस कुछ ही लोग थे। रामू, एक साधारण किसान, गोपी, उसका दोस्त, पंडित जी, मंदिर के पुजारी और कुछ और गांव वाले। रामू खेत से लौट रहा था। रात गहरी हो गई थी। रास्ते में वही पुराना बरगद का पेड़ था। अचानक उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई लंबा सा साया खड़ा है, काला, बिना चेहरा, बिना आकार। रामू के कदम रुक गए। वो पसीने पसीने हो गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ठंडी हवा चली। रामू ने आंखें बंद की और भागता हुआ गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर उसने सांस फूलते हुए सबको बताया, मैंने देखा काला साया बरगद के नीचे। गांव वाले सिहर उठे। सब जानते थे कि ये साधारण बात नहीं थी। पंडित जी ने सबको इकट्ठा करके कहा, ये बरगद और सूनी कोठी का रहस्य जुड़ा हुआ है। सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने काला साधना किया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इसी कोठी और बरगद में बंध गई। वही आज काले साए के रूप में भटकती है। लोगों ने कहा, पर इसका उपाय? उपाय कठिन है। आधी रात को उस कोठी में जाकर हवन करना होगा, लेकिन जो जाएगा उसकी जान पर खतरा होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। रामू का दोस्त गोपी डरता नहीं था। वो बोला, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा आखिर ये काला साया है कौन। रामू ने मना किया। पागल हो गया है, वहां से कोई वापस नहीं आया। पर गोपी नहीं माना। उस रात गोपी अकेला सूनी कोठी पहुंचा। चांदनी धुंध में छिप गई थी। कोठी टूटी फूटी, दीवारों पर काई, दरवाजे पर जंग लगे ताले लटके थे, पर एक दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। जैसे ही गोपी अंदर गया, हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोठी के भीतर अंधेरा, बस छत से टपकते पानी की आवाज। अचानक दीवार पर एक लंबा साया हिलने लगा। गोपी ने कांपते हुए इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से नीचे तहखाने की तरफ जाने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। गोपी धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाने में दिए जैसा एक हल्का लाल प्रकाश चल रहा था। गोपी ने देखा, बीच में एक पुरानी चौकी जिस पर तांत्रिक की हड्डियां रखी थी। पास ही राख में अधजले मंत्र लिखे पड़े थे। अचानक उस चौकी के पीछे से वही काला साया उभर आया। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस खाली गड्ढों जैसी आंखें और लंबा काला धुंध सा शरीर। साया गुर्राती आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गोपी डर से पीछे हटने लगा। तभी साया ने अपने हाथ फैलाए और पूरा तहखाना अंधकार से भर गया। गोपी चीख उठा, बचाओ। अगली सुबह गोपी नहीं लौटा। लोग सूनी कोठी के बाहर जमा हो गए, पर दरवाजा अपने आप बंद था। अंदर से अजीब धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। रामू रोने लगा। गोपी, मेरे दोस्त को छोड़ दो। पंडित जी ने कहा, काले साए ने उसकी आत्मा कैद कर ली है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वो भी उसी का हिस्सा बन जाएगा। गांव वाले सहम गए। उस रात पूरे गांव ने देखा, सूनी कोठी से काले धुएं का गुबार उठ रहा है और बीच बीच में गोपी की चीख सुनाई देती। बरगद के पेड़ के नीचे लोग किसी परछाई को खड़ा देख रहे थे। वो काला साया अब और भी शक्तिशाली लग रहा था। रामू ने ठान लिया, मैं कुछ करूंगा, अपने दोस्त को बचाऊंगा। गोपी की चीखें अब भी रामू के कानों में गूंज रही थी। गांव में अजीब डर फैल गया था। कोई खेतों में नहीं जाता, कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता। पर रामू ने तय किया, मैं अपने दोस्त को बचाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। पंडित जी ने रामू को चेतावनी दी, बेटा, वहां जाना मौत को बुलाना है। काला साया साधारण आत्मा नहीं, तांत्रिक की अधूरी साधना का परिणाम है। इसे खत्म करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। रामू बोला, जो भी करना होगा मैं करूंगा।
पंडित जी रामू को मंदिर के तहखाने में ले गए। वहां एक पुराना ताम्रपत्र रखा था जिस पर लिखा था, जो साधक काले साये से लड़े उसे हनुमान जी की स्तुति और अग्नि का सहारा लेना होगा। जब तक काला साया आग और मंत्रों से घिरा ना हो तब तक उसे हराया नहीं जा सकता। पंडित जी ने रामू को एक छोटा सा दीप और कुछ पवित्र राख दी। इसे लेकर जाओ, पर याद रहे तुम्हारा मन विचलित हुआ तो साया तुम्हें निगल जाएगा। अगली रात रामू अकेला सुनी कोठी पहुंचा। चारों ओर अंधेरा और खामोशी। दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज से खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी लहर ने उसका स्वागत किया। सीढ़ियों पर उतरते हुए उसने दीवारों पर गोपी की उंगलियों के निशान देखे। तय खाने में पहुंचते ही उसने देखा गोपी दीवार से बंधा था। उसकी आंखें लाल, शरीर कांप रहा था और उसके सामने खड़ा था वही काला साया। साया गरजा, तुम भी आए? अच्छा है, अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। रामू ने कांपते हाथों से दीप जलाया और पवित्र राख हवा में उछाली। तभी पंडित जी द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप शुरू किया। ओम हनुमते नमः। साया चीख पड़ा। पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से चमगादड़ जैसे काले साए निकलने लगे। गोपी दर्द से चिल्लाया, रामू जल्दी कर, मैं जल रहा हूं। रामू ने दीप आगे बढ़ाया। प्रकाश के घेरे में आते ही साया पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ लहराया और दीप बुझा दिया। अंधेरा घना हो गया। रामू का गला जकड़ने लगा। साया उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी काली आंखों से धुआं निकल रहा था। रामू ने पूरी ताकत से राख अपने ऊपर और गोपी पर छिड़की। तभी हल्की लौ फिर से जल उठी। रामू ने चिल्लाकर कहा, तेरी साधना अधूरी है, तेरा खेल खत्म होगा। साया गुस्से में पागल होकर गरजा, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। तभी बाहर से घंटियों की आवाज आई। पंडित जी और कुछ गांव वाले भी मंदिर से आए थे। वे सब मिलकर मंत्रोच्चार करने लगे। पूरा तहखाना आग और मंत्रों से गूंज उठा। साया चीख चीख कर तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। गोपी की बेड़ियां टूट गईं। वो गिर पड़ा, पर उसकी सांसें चल रही थी। साया आखिरी बार गरजा, मैं वापस आऊंगा। जब भी लोग डरेंगे मैं लौटूंगा। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह होते ही गांव में सन्नाटा खत्म हुआ। पहली बार बरगद के पेड़ के नीचे कोई डरावना साया नहीं दिखा। गांव वाले खुशी से बोले, अब बरगदपुर आजाद है, काला साया खत्म हो गया। रामू ने गोपी को सहारा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपी ने धीमी आवाज में कहा, दोस्त, तूने मेरी जान बचा ली। गांव में शांति लौट आई। लोग खेतों में जाने लगे, पर हर कोई जानता था कि वो साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रात को जब हवा सरसराती तो लोगों को अब भी लगता कि कोई परछाई उनके पीछे खड़ी है, और कभी-कभी बरगद के पेड़ से हल्की सी खुशबुसाहट सुनाई देती। मैं वापस आऊंगा।